तो CGPSC 2019 के सी सेट के जो क्वेश्चन आए थे उसका पार्ट 2 रहेगा। तो पहले पार्ट 1 में हम लोग 33 क्वेश्चन देखे थे। आज फिर से सी सेट के बाकी क्वेश्चन देखेंगे जो अपना मैथ रीजनिंग से रिलेटेड है। तो जैसे पहले दो क्वेश्चन बोल रहे हैं, सीक्वेंस में जाएंगे तो 34 और 35 नंबर के क्वेश्चन के लिए निर्देश दिया हुआ है कि आपको निर्देश पढ़ना है कि अगर P इंटू क्यू लिखा है अर्थात क्या है, P क्यू का पिता है। P माइनस क्यू लिखा है तो P क्यू की बहन है। ऐसी P प्लस क्यू लिखा है तो P क्यू की माँ है। और P भागित Q है तो P क्यू का भाई है। एक तरीके से रिलेशन बना रहा है, ब्लड रिलेशन टाइप के क्वेश्चन है, थोड़ा सा मिक्स कर दिया है दूसरे टॉपिक्स के साथ। आपको जो पूछ रहा है उसके हिसाब से समझना है। पहला बोलता है अभिव्यक्ति में m का b से संबंध क्या है, b प्लस डी इंटू एम भागित n। इसको कैसे लिखोगे, तो b प्लस डी पहले खोजो। क्या बोल रहा है, b जो है d की माँ है, तो b को आप ऊपर लिखना डी की माँ, तो बी के सामने आप लिख देना क्या, फीमेल है। इस प्रकार से डी उसका बेटा है, डी के बारे में हम लोगों को नहीं पता। डी इंटू एम, एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब क्या है, डी एम का पिता है। तो एम का पिता है, एम जो भी होगा हमें नहीं पता, डी जो है पिता है, मतलब डी क्या है, मेल है। आपको ये चीज ध्यान रखना है। आपसे पूछ क्या रहा है, एम और बी का रिश्ता, आपको एम और बी पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तीसरी जनरेशन आई है, बी के बाद डी आता है और डी के बाद एम, मतलब बी का बेटा डी और डी का बेटा जो है हमारा एम है। तो एम और बी के बीच रिलेशन क्या होगा, दादी और पोते का। पूछ रहा है एम का बी से संबंध क्या है, तो एम क्या होगा, बी का पोता होगा। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है कि आर एम की भतीजी है। तो इसमें आपको हिट एंड ट्राई लेके जाना पड़ेगा सभी पे। तो हम लोगों के पास जो आंसर उसी को टिक करते हुए चलते हैं, जो सॉल्व कर चुके हम लोग पहले। बी इसका सही आंसर होगा, उसको प्रूफ करते हैं। कैसे है, एम माइनस जे, मतलब एम जे की बहन है। एम जो है जे की बहन है, मतलब एम हमारी क्या है, फीमेल है। इस प्रकार से आप चाहो तो लिख सकते हो। इसके बाद जे प्लस आर, प्लस क्या बताता है, जे जो है आर की माँ है, तो जे जो है आर की माँ दूसरे जनरेशन में आ गया। जे भी क्या होगी, हमारी फीमेल होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हमको आर को एम की भतीजी बताना है, मतलब आर को लड़की प्रूफ करना जरूरी है, आर जो है महिला है। इसके लिए क्या दिखता है, आर माइनस एन, माइनस में क्या दिखता है, जो पी माइनस क्यू, पी क्यू की बहन है, मतलब आर जो है एन की बहन है, तो आर भी हमारी क्या हो गई, फीमेल हो गई। अब देखोगे तो ऊपर में दोनों बहनें हैं और एक बहन की लड़की है दूसरी। तो अगर आप ऐसे जाओगे तो एम आर की क्या लगेगी, मौसी लगेगी, है ना। तो आर एम की क्या होगी, भांजी होगी। क्वेश्चन में पूछ रहा है भतीजी, तो यहाँ पे क्या गड़बड़ है, क्वेश्चन को आप इंग्लिश में अगर पढ़ोगे तो भतीजी या भांजी दोनों में क्या लिखा रहता है, नीस। तो वो उसके मीनिंग के हिसाब से लिया है, भतीजी या भांजी कौन सा होगा, तो ऑप्शन बी होगा। तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए बनाना। कभी कभी इंग्लिश में भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो मीनिंग देख के चलना है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन में आपको पूरा नहीं पढ़ना है, सीधा सीधा जाना है आखिरी लाइन पे। एक व्यक्ति किससे मिटाएगा, तो मिटाएगा किससे, व्यक्ति मिटाता है इरेजर से। तो इरेजर को क्या बोला गया है, बस आप उसको देखो, इरेजर को बोल रहा है स्केल। तो बस आपको यही ध्यान रखना है। यदि इरेजर को स्केल बोला जाए तो आप इरेजर से मिटाओगे, मतलब किससे मिटाओगे, स्केल से मिटाओगे। ऑप्शन नंबर है सीधा आंसर, सबसे कम टाइम में बनता है यही वाला क्वेश्चन। दो दो शहर ए और बी 125 किलोमीटर की दूरी पर है। एक व्यक्ति पी शहर ए से बी की ओर सुबह 7:30 बजे, दूसरा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, और दूसरा व्यक्ति क्यू है जो शहर बी से ए की ओर सुबह 7 बजे निकलता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। वे दोनों कितने बजे मिलेंगे। जनरली अगर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डायग्राम पे सॉल्व कर देंगे जल्दी जल्दी। तो एक हमारे पास आता है शहर ए और एक आता है शहर बी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 125 किलोमीटर है। इसके बाद बात करते हैं ए से जो व्यक्ति निकल रहा है, ए से जो बी की ओर जा रहा है, नाम है उसका पी, ये निकलता है 7:30 बजे। इसकी चाल जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा है, 25 किलोमीटर पर आवर है। जो हमारा बी से निकल रहा है उसका नाम है क्यू, वो निकलता है सुबेरे 7 बजे, चाल रखा हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव वेलोसिटी से बनाना है, सापेक्ष गति से बनाना है, बट पहले दोनों का टाइम बराबर करते हैं। देखो क्यू पहले चल रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो चाल तो जुड़ेगी, बट चाल कब जुड़ेगी, जब दोनों समय बराबर हो जाए, मतलब 7:30 बजे हम लोग चाल जोड़ सकते हैं। तो 7 बजे से 7:30 बजे तक बी को चला देते हैं। बी कहाँ तक पहुंचेगा, बी 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाता है। तो आधा घंटा, क्योंकि 7:30 बजे, आधा घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा, तो 15 किलोमीटर जाएगा। जनरली हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे, 30 का आधा 15 किलोमीटर। तो अब 7:30 बजे की स्थिति पे अगर हम लोग बात करें, तो Q जो है B से 15 किलोमीटर दूर आ गया है। Q की चाल है 30 किलोमीटर पर आवर, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और A अब निकला है। तो ये स्थिति A जो P है और अभी जो Q है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी,
अल्टीमेट दूरी हो जाएगी ये 125 माइनस 15 किलोमीटर, क्योंकि 15 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है। कितना हो जाएगा? 110 किलोमीटर की दूरी। अब आपसे पूछ रहा है समय, तो समय बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? दूरी बटा 4। दूरी कितनी होगी दोनों तय करने के लिए, क्योंकि जब भी दोनों मिलेंगे दोनों 110 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे, तो दूरी हो गई 110 किलोमीटर। चाल कितनी लेंगे? तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 25 प्लस 30, कितना हो जाएगा? 25 प्लस 30 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 घंटे। 2 घंटे बाद वो मिलेंगे, 2 घंटे किसके बाद? तो 7:30 बजे के बाद। तो कितना हो जाएगा? 7:30 प्लस 2, आप लिख देना 7:30 प्लस 2, कितना हो जाएगा? 9:30 बजे वो लोग मिलेंगे। 9:30 AM ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। क्वेश्चन है, 6 लड़के तथा 2 लड़कियां किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं, जबकि 13 लड़के तथा 7 लड़कियां उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं। तो 7 लड़के और 3 लड़कियां उस काम को कितने दिन में कर सकेंगे? तो कैसे करेंगे? सबसे पहले कार्य क्षमता मान लेते हैं, या लिख देते हैं लड़का एक दिन में मान लो बी दिन में काम करता है, तो लड़का एक दिन में कितना काम करेगा? 1/b। ऐसी लड़की करेगी 1/g। तो प्रश्न के अनुसार 6 लड़के लग रहे हैं, मतलब 6/b प्लस 2 लड़कियां 2/g। ऐसे ये काम करते तो कितने दिन में कंप्लीट होता? 5 दिन में। मतलब ये एक दिन में कितना करेंगे? 1/5। हम लोग करें टाइम एंड वर्क में इस चीज को। सेम आता है 13 लड़के मतलब 13/b प्लस 7 लड़कियां मतलब 7/g। इन लोग कितने दिन में करते हैं? 1/2 दिन में करते हैं। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 7 लड़के 7/b प्लस 3 लड़कियां 3/g। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? कैसे करेंगे? इसको समीकरण 1 दो, इसको समीकरण 2 दो, विलोपन विधि लगाएंगे। ऊपर वाले में हम गुणा कर देते हैं किसका? जी को कैंसिल आउट करेंगे, तो ऊपर वाले में कर देते हैं हम लोग 7 का गुणा, और नीचे वाले में हम लोग कर देते हैं 2 का गुणा। तो कितना हो जाएगा? 42/b प्लस 7×2 = 14/g बराबर 7/5। ऐसे इधर करेंगे तो 13×2 = 26/b प्लस 2×7 = 14/g बराबर 2/2 करेंगे तो 1 हो जाएगा। माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो क्या होगा? 14g कट जाएगा, बचेगा क्या? 42 और 26। तो 42 में से 26 जाएगा तो 16/b बराबर यहाँ पे क्या बचेगा? 7/5 माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 16/b बराबर मिलेगा हमें 7 माइनस 5/5। यहाँ से अगर हम 1/b की वैल्यू निकालना जाए तो क्या मिलेगा? 2/5 इंटू 16, या इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो 1/b कितना मिलेगा? 1/40। मतलब क्या है? लड़का एक दिन में काम का 1/40वां हिस्सा करता है, या लड़का अगर उस काम को करेगा तो 40 दिन में कंप्लीट करेगा। अब 1/b की वैल्यू वापस समीकरण 1 में रख देते हैं, तो 6/40 प्लस 2/g बराबर 1/5 ऐसा लिख सकते हैं। तो 2/g बराबर 1/5 माइनस 6/40। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो 2/g बराबर एलसीएम आ जाएगा 40। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 माइनस 6। इसको करेंगे तो 2/g बराबर हो जाएगा 2/40। यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं तो 1/g की वैल्यू भी कितनी मिलती है? 1/40। मतलब अगर लड़की भी काम करेगी तो 40 दिन में खत्म होगा। अब 1/g और 1/b की वैल्यू मिल गई है, सीधा हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे जहाँ पे चाहिए। तो 7/40 प्लस 3/40, आपसे यही पूछ रहा था कितना होगा, तो इसको करेंगे तो 7×3 = 10/40, या इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4। मतलब वो दोनों मिलकर 7 लड़के और 3 लड़कियां मिलकर काम को एक दिन में 1/4 हिस्सा करेंगे, तो कितने दिन में कंप्लीट होगा? तो पलट देना है बस 4 दिन में। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है P/Q बराबर यदि 7 हो तो P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का मान ज्ञात कीजिए। इजी क्वेश्चन है। P/Q आपके पास दिया है 7, तो 7/1 लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा मान सकते हैं, x वगैरह मानने की कोई जरूरत नहीं है। तो P प्लस क्यू मतलब 7+1/P माइनस क्यू। 7 माइनस 1 इसका मान पूछो, तो 7+1 8, और 7 माइनस 1 आपका कितना हो जाएगा? 6। इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? 2 चौके 8 और 2 तिया 6, कितना आंसर आ जाएगा? 4/3। ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। आप कोई भी वैल्यू मान सकते थे, क्योंकि साथ ही तो 7/1 कर दिए, 7x और आप 8x मत करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल क्या रहा है? P तथा Q मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, Q तथा R मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, तथा P तथा R मिलकर 4 दिन में कर सकते हैं। तो PQR मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे? तो कैसे करते हैं? हम लोग नॉर्मल लिख देते हैं, 1/P प्लस 1/Q बराबर कितना दिया है हमारे पास? 1/12। ऐसी
1/q प्लस 1/r आपके पास कितना है 1/6। ऐसे ही 1/p प्लस 1/r कितना है हमारे पास 1/4। तीनों समीकरण को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा 1/p प्लस 1/q प्लस 1/q प्लस 1/r प्लस 1/p प्लस 1/r। इसको अगर जोड़ोगे तो कितना मिलता है, राइट साइड को जोड़ोगे तो 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4। इसको अगर आपको जोड़ना है दो कॉमन निकाल सकते हो आप इसमें, 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। इधर कितना मिलेगा तो 12, 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ 1 रहेगा, इधर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करोगे तो 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r बराबर कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6/12 और ये वाले दो को ट्रांसफर कर दो इंटू 2 इस प्रकार से कुछ। तो 6 से काट देते हैं, 2 1 कम 2, 2 तिया 6, 3 1 कम 3, 3 चौको 12 कितना मिलेगा 1/4। तो 1/4 क्या दिखा रहा है, अगर p q और r अगर काम करते हैं साथ में मिलके तो एक दिन में 1/4 हिस्सा करेंगे काम को। तो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 4 दिन में करेंगे। आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक कौशल से सम्मिलित है। ठीक है, इंटरपर्सनल आपको जो होता है कम्युनिकेशन उसमें कौन सा चीज सम्मिलित है। तो एक व्यक्ति का प्रश्न की सही उत्तर देने की योग्यता, दूसरा बोलता है व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ प्रभावी वार्तालाप करने की योग्यता, तीसरा व्यक्ति की सही तरीके से अपना काम करने की योग्यता, या व्यक्ति के सम्मेलन में विचार प्रकट करने की योग्यता। तो याद रखोगे जब भी इंटरपर्सनल स्किल बोलता है कम्युनिकेशन स्किल, तो उसमें क्या है केवल बात करने वाला आप ध्यान दोगे तो क्या आएगा इसमें व्यक्ति की दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रभावी वार्तालाप करने की योग्यता, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन आप क्या लगाओगे बी लगाओगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आते हैं, वही बोल रहा है कि कौन से कारक अंतरव्यक्तिक कौशल के लिए प्रभावित करने वाले हैं। कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी व्यक्ति के इंटरपर्सनल स्किल को या बात करने के ढंग को प्रभावित करते हैं। तो इसमें दे रहा है अनुभव, हाँ अगर किसी के पास अच्छा अनुभव है तो वो बोल सकता है। रंग रूप, इसके बारे में नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं है कि किसी का रंग रूप अच्छा नहीं है तो वो बात नहीं कर पाएगा अच्छे से, रंग रूप से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसका रंग रूप अच्छा नहीं है, उसका एक्सपीरियंस अच्छा, तब भी बात कर सकता है। परिवार, बिल्कुल डिपेंड करता है, अगर आप अच्छे परिवार से हो, आपका बैकग्राउंड अच्छा है तो आप अच्छे से बोलना सीखोगे बचपन से, जैसे रहोगे उसी के हिसाब से बोलोगे। तो वो जो ट्यूनिंग आती है भाषा का बात करने में या भाषा में, वो परिवार की देन रहती है, साथ ही साथ वो मित्र की। अब जिनके साथ वक्त बिता रहे हो आप उन्हीं के हिसाब से बात करने लगोगे। तो जो जो चीजें हैं अनुभव काम आएगा, परिवार आएगा, मित्र आएगा, रंग रूप नहीं आएगा। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जो दिखने में अच्छे नहीं है, उनका बात करने का तरीका अच्छा रहता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उनके परिवार वाले वैसे बात करते हैं, उनके मित्रों के साथ उनकी वार्तालाप वैसी होती है, या उनके पास उस चीज का एक्सपीरियंस हो गया है। तो पहला, तीसरा और चौथा ये हमारा सही होना चाहिए। ऑप्शन में देखोगे तो पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा करेक्ट आंसर इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, यदि आप राज्य के लोगों को सरकार के किसी कार्यक्रम के विषय में बताना या जागरूक करना चाहते हो तो सर्वाधिक उपयुक्त संप्रेषण कौन सा होगा। कम्युनिकेशन में आप ऐसा कौन सा मीडिया यूज करोगे जिससे लोगों को सरकार के बारे में, कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को बता सको। तो ऐसा कौन सा होगा, लघु समूह या छोटा समूह। छोटा समूह में आप नहीं कर सकते, छोटों में करोगे तो लोगों तक फैलेगी नहीं बात। द्विमार्गी संप्रेषण ये भी काम नहीं करेगा कि आप एक को बता रहे हो और उससे फीडबैक ले रहे हो, ये भी काम नहीं कर पाएगा। अशाब्दिक, अशाब्दिक भी नहीं कर सकते क्योंकि आप फोटो वगैरह बना दोगे पर सरकार के लिए आप लिखोगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। जन संप्रेषण ये सही होगा, क्योंकि आपको मास कम्युनिकेशन करना है। जब लोगों के पास बताना है सरकार की योजनाओं के बारे में, तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते, ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे में जुड़ेंगे, तो जन संप्रेषण में जुड़ेंगे। तो इस चीज को एकदम ध्यान से आप लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट बोल रहा है, एक संगठन में अच्छे अंतर्व्यक्तिक कौशल से युक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है, क्यों है। मतलब अगर कोई कंपनी है उसमें ऐसे लोगों की जरूरत क्यों है कि वो ऐसे लोग जो अच्छे से बात कर सकते हैं, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो इसके लिए क्या क्या दे रहा है, ये अधिक उत्पादनकारी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं। ये समस्याओं का समाधान खोजते हैं, बिल्कुल खोजते हैं। ये अपने कार्य के प्रति धनात्मक अभिवृत्ति रखते हैं, ये तीनों चीज रखते हैं। आप कभी भी किसी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, आप कंपनी में किसी व्यक्ति को रिक्रूट करना चाह रहे हो, तो आप ऐसे ही व्यक्ति को रिक्रूट करना चाहोगे जो काम अच्छे से करे, उत्पादनकारी करे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका समाधान खोजने की कोशिश करे, ना कि ऐसा कि आनाकानी करे या डाले। और साथ ही साथ वो धनात्मक वृद्धि रखे, मतलब उसको अगर आप कोई काम देते हो तो पॉजिटिव वे मिले। तो क्या आंसर आना चाहिए, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी लगाओगे इसमें भी आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, अंतरवैयक्तिक संप्रेषण में सम्मिलित है, क्या क्या चीजें सम्मिलित है? एक्टिव लिसनिंग, हाँ बिल्कुल सम्मिलित है। परसुएशन, बिल्कुल सम्मिलित है। सुटेबल लैंग्वेज, हाँ, अगर आपको किसी से कम्युनिकेशन करना है तो एक ऐसी भाषा आनी चाहिए जो दोनों को समझ में आती हो। और फीडबैक, आप किसी को बता रहे हो तो उससे फीडबैक मिले। अगर आप किसी से बात करो तो वो हाँ में सिर हिलाए, ना में सिर हिलाए, या हाँ बोले ना बोले, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ उससे बात अच्छे से हो रही है। तो ये चारों चीजों की जरूरत है आपको। तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉल के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। यदि जानवरों के कुल 43 सिर और 142 पैर हो तो पॉल के पास कितनी मुर्गियां हैं? आपसे दो पैर वाले जानवरों के बारे में पूछ रहा है। इसको कैसे हम लोग एलिगेशन से बनाते हैं, कैसे करेंगे? मान लेते हैं कि सारी मुर्गियां हैं। एक बार आपको कैसे मानना पड़ेगा? सारी मुर्गियां हैं। और एक बार आपको मानना पड़ेगा सारी बकरियां हैं। इससे हम क्या करेंगे? अनुपात निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे? तो पैर से करेंगे, ओके, और सिर से करेंगे। अभी हम लोग जो काम करने वाले हैं, सिर कितने हैं? 43, मतलब 43 जानवर होंगे। कोई भी ऐसा जानवर है नहीं जिसके दो सिर होते हो। और पैर हम लोग रखेंगे एलिगेशन पे। कैसे करेंगे? अगर सारी की सारी मुर्गियां होती तो 43 मुर्गियां होती तो पैर कितने होते? 43 × 2। और अगर सारी की सारी बकरियां होती तो पैर कितने होते? 43 × 4 हम लोग रखते हैं। तो 43 × 2 करेंगे तो 2 × 6 और 2 × 4 = 8, 86 पे। और यहाँ करेंगे तो 4 × 12 और 4 × 16 और 1 = 17। तो अगर सारी मुर्गियां होती तो 86 पैर होते, अगर सारी बकरियां होती तो 172 पैर होते। बट है कितना इसके बीच में आ रहा है? 142। तो एलिगेशन लगा देते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से। इधर घटा देंगे तो 172 में से 142 घटा देते, कितना मिलेगा? 2 में से 2 गया 0, 7 में से 4 गया 3, और 1 में से 1 गया 0। इधर घटा देंगे 142 में से 86, तो 12 में से 6 गया 6, और 13 में से 8 गया तो बचेगा 5। ओके, इसको लिख देते हैं 56। तो जो अनुपात होगा उसके जानवरों का, आप ऐसे लिख सकते हो, मुर्गी अनुपात बकरी कितना रहेगा? इसको सॉल्व कर दोगे तो आप 30:56, या और इजी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, किसी संख्या से काट देते हैं, 2 से काट देते हैं, तो 15:28। ओके, तो पॉल के पास 15x मुर्गी होगी और 28x बकरी होगी, हम ऐसा मान लेते हैं। टोटल कितने होते हैं जानवर? 43 होते हैं। तो कैसे लिखोगे आप? 15x + 28x बराबर कितना? 43। यहाँ से हम कर लेते हैं 8 5 13, 2 2 1 4। ओके, तो 43x बराबर 43, तो x का मान कितना आएगा? 1 आएगा। तो पॉल के पास मुर्गियां कितनी होगी? 15 × 1, मतलब मुर्गियां होंगी 15, और बकरी कितनी होगी? 28 × 1, मतलब 28। तो किसके बारे में पूछा है? मुर्गियों के बारे में पूछा, तो कितनी होगी? ऑप्शन सी, पॉल के पास 15 मुर्गियां रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। 7 दिन में मिनटों की संख्या और 60 सप्ताहों में घंटों की संख्या। उसके हिसाब से आपको सही विकल्प चुनना है कि पहले की मात्रा दूसरे से अधिक है, दूसरे की मात्रा पहले से अधिक है, दोनों मात्राएं बराबर है या क्या। आपको ध्यान देना नंबर में। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 दिन में मिनट निकाल लेते हैं। तो 7 दिन में मिनट कितना होगा? तो सबसे पहले करते हैं एक दिन में कितना मिनट होता है। तो एक दिन में, या पहले आप एक घंटे में कर लो, तो एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। और एक घंटे में कितने मिनट? तो 60 मिनट। और उसके हिसाब से कितना दिन करना है? 7 दिन, तो इंटू 7, मतलब 7 दिन में कितने घंटे? तो 7 × 24। और एक घंटे में कितने मिनट? तो 60 मिनट। कुछ इस प्रकार से आएगा। इसके बाद बोल रहा है 60 सप्ताहों में घंटों की संख्या। तो पहले 60 सप्ताह लिख देते हैं। तो 60 सप्ताह में कितना हो जाएगा? 60 × 7। और इसके बाद प्रत्येक कितना होगा? 24। तो अगर आप देखोगे न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व भी नहीं करोगे तो 24 × 60 × 7, और यहाँ 60 × 7 × 24 दोनों बराबर देगा। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों मात्राएं बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है, ऐसे कितने m है जिनके पूर्ववर्ती m है तथा अनुवर्ती n है। मतलब ऐसे कितने m है जिसके पहले आपका m आता है और बाद में क्या आता है? n आता है। तो खोजना शुरू करते हैं। ये वाले को काट देना, m को, इसमें नहीं है। अब इस m के पहले n आ गया तो ये वाला भी नहीं है। इस m के पहले भी n आ गया तो ये वाला भी नहीं है। फिर अगर आप जाते हो तो ये वाले m के पहले भी n आ जाता है तो नहीं है। इसके पहले देखोगे ये वाले पे, तो इसके पहले m है और इसके बाद में n है, तो ये वाला एक मिलता है। इसको राउंड करके एक लिख देते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पे ये वाला m नहीं हो सकता। फिर इधर आते हैं तो n आता है, फिर m आता है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। इसको भी काट देते हैं। फिर इस m की बात करते हैं, इसके पहले m है पर बाद में n नहीं है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। इस m की बात करते हैं, इसके पहले m है
पर बाद में n नहीं है तो ये वाला भी नहीं हो सकता। इसके पहले m है और बाद में n है तो ये वाला होगा दूसरा हमारे पास। इसके बाद बढ़ते हैं n है फिर आता है तो यहाँ पे n है ये वाले के पहले पर बाद में n है तो ये वाला नहीं हो सकता। ये वाला एक दिख रहा है जिसके पहले m है और बाद में n है तो कितना आता है 1 2 3। हमारा आंसर क्या आएगा? ऐसे 3 m है जिनके बाद में n है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 5 सतत विषम संख्याओं का ABCDE का औसत 41 है। ए और ई का गुणनफल कितना होगा? आपसे ये पूछ रहा है। एवरेज के एकदम शॉर्ट ट्रिक पे जाएंगे। जब भी हम लोग बोलते हैं सतत संख्या या लगातार संख्या और इसमें दिया रहता है कितना विषम संख्या, तो हमको क्या पता रहता है? एवरेज जो है हमेशा क्या रहता है? मध्य की संख्या रहती है। तो अगर हम बोले ए बी सी डी ई, कुछ इस प्रकार से अगर आप लिखते हो ए बी सी डी ई, तो मध्य की संख्या सी हमारी कितनी होगी? 41 होगी। ये डायरेक्ट आता है, अगर एवरेज में आप करें हैं तो पता होगा। इसके बाद क्योंकि ये विषम संख्या बोल रहा है तो सभी संख्याओं के बीच में दो दो का गैप होगा, तो ये कितना होगा? 41 माइनस 2 मतलब 39, और ये कितना होगा? 39 माइनस 2 37। ऐसे यहाँ पे करोगे तो 41 प्लस 2 43, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 43 प्लस 2 45। आपसे पूछ क्या रहा है? ए इंटू ई के बारे में, तो ए इंटू ई आपको निकालना है, मतलब 37 इंटू 45 आपको निकालना है। आप ऑप्शन की तरफ देखोगे, हमको पता क्या है? अगर 5 का किसी भी संख्या से गुणा होता है तो वो कितना देता है? या तो 5 देता है या तो 0 देता है। विषम संख्या है, 5 है तो कितना इकाई अंक आएगा? 5 आएगा। गुणा करने की भी जरूरत नहीं है, ऑप्शन में एक ही इकाई अंक 5 दिख रहा है। ऑप्शन सी आप सीधा लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है यदि किसी स्कूल में 60% छात्र बालक हैं तथा छात्राओं की संख्या 812 है, तब बालकों की संख्या क्या होगी? मतलब आपको दिया है किसी स्कूल में 60% बॉय है, इससे पता क्या चलता है? 40% क्या है? गर्ल है, और साथ ही साथ दे दिया है कि गर्ल की संख्या कितनी है? 812 है। तो हमको करना क्या है? हम लिख देंगे 40% ऑफ x बराबर 812 है, और हमें चाहिए कितना? 60%। जहाँ पे x हम लोग बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं? कुल छात्रों की संख्या। दो कैसे निकलेगा 60%? पहले 1% निकाल लेते हैं। 1% ऑफ x कितना हो जाएगा? 812/40। हमको चाहिए कितना? 60% ऑफ x। तो क्या करेंगे? 812/40 इंटू 60%। की जगह हम लोग एक एक नियम लगा रहे हैं, बचपना वाला काम कर रहे हैं, चलता है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60। फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। 2 चौको 8, 2 शून्य शून्य और 2 छिक्का 12। कितना मिलेगा? 406 इंटू 3। इसको सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई, तो 3 चंग 18 और 3 चौको 12। कितना आंसर आएगा? 1218 वहां पे बालकों की संख्या है। कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बालकों की संख्या निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। अब सारे परिवार की औसत आयु कितनी होगी? तो हम लोग कैसे लिख देंगे? शादी का समय है तो हम लोग लिख देते हैं हस्बैंड प्लस वाइफ बटे 2। इसकी औसत आयु कितनी है? 23 वर्ष है। तो हस्बैंड प्लस वाइफ का योग कितना आएगा आयु का? 23 इंटू 2 मतलब 46 वर्ष। अब 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो हस्बैंड की एज कितनी हो गई होगी? हस्बैंड प्लस 5। वैसे ही वाइफ की कितनी हो गई होगी? वाइफ प्लस 5। और जो चाइल्ड है उनके पास 1 साल का बच्चा है तो इसकी आयु हो गई 1। इस पूरे का बटा आपका कितना आएगा औसत निकालने के लिए? 3, क्योंकि अब 3 लोग हो गए हैं। एक हमारा हस्बैंड है, एक वाइफ है और एक चाइल्ड है। इसके वैल्यू हमको निकालना है, तो थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे? हस्बैंड प्लस वाइफ, 5 प्लस 5 कितना? 10 और 1 11 बटे 3। अब हमको दिख रहा है हस्बैंड प्लस वाइफ हम लोग पहले से निकाल के रखे हैं 46 है, तो कर देते हैं यहाँ पे 46 प्लस 11/3। ये आएगा उनकी औसत आयु। ऊपर कर लेते हैं 6 1 7 और 4 1 5/3। इसको कर लेते हैं तो 3 1 कम 3, 2 बचेगा, 3 नाम 27। कितना होगा? 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। इसको डाल देते हैं इसे पैकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है संख्या जिसका 12.5% 175 से ही 1/2 है होगा। तो हम लोग मान लेते हैं वो संख्या क्या है? x। तो कैसे लिखेंगे? x इंटू 12 से ही 1/2% को हम लोग कितना लिख सकते हैं? 25/2% बराबर कितना है? 175 से ही 1/2। इसको अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? 175 से ही 1/2 ऐसे ही लिख देते हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो x का मान आपसे पूछ रहा है तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको इस प्रकार से। 175/2 को पहले कर लेते हैं, तो x इंटू 25/2%, इसको रहने देते हैं ऐसे ही। इसको करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, और ये आ जाएगा हमारा 351/2।
तो x का मान चाहिए, तो x का मान कैसे निकलेगा, इस साइड बना लेते हैं, लेफ्ट साइड में जगह है वहां पे। तो x बराबर हो जाएगा 351/2 पूरे का भाग 25/2 और परसेंट के लिए आ जाएगा 100 का इंटू। इधर सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या मिलेगा, x बराबर 351/25 इंटू 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 25 एकम 25, 25 को 100, क्या मिलेगा x का मान, कहीं साइड में लिख देते हैं, x बराबर 351/4, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 20, 2 आएगा, 4 तिया 12 और तो 14, तो x का मान कितना आएगा 1404। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 8400 का 32% तथा 760 का 15% का मान कितना होगा। तो कैसे करेंगे, सीधा सीधा लिख देते हैं, 8400 इंटू 32/100 प्लस 760 इंटू 15/100। इसको सॉल्व करना है तो 2 जीरो से 2 जीरो आप काट दो, इधर क्या सिंप्लीफाई होगा, 84 इंटू 32 प्लस अगर आप इधर करते हो तो आप कैसे कर सकते हो इसको, आप एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, इसके बाद आप काट दीजिए 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, फिर 2 से काट दीजिए, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 38 इंटू 3। इसको सिंप्लीफाई करना है, 84 इंटू 32 और 38 इंटू 3। 84 इंटू 32 करेंगे तो मिलेगा 2688, जबकि 38 इंटू 3 करेंगे तो 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9 2 11। इसको जोड़ देना है, जोड़ने के लिए आप चाहो तो ऊपर नीचे लिख देना, गलती कम होती है, 1 1 4, कितना हो जाएगा 8 4 12, 8 2 10, फिर आएगा आपके पास 6 1 7 1 8 और 2, तो 2802 ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, बोल रहा है 8:9 में दो राशियां दी हुई हैं, यदि उनमें से पहली 24 है तो दूसरी क्या होगी। तो कैसे लिखोगे, पहली राशि 8x मान लेते हैं हम, तो दूसरी राशि कितनी हो जाएगी 9x, ये अनुपात में हो गया। तो आपके पास दिया है 8x का मान कितना है 24 और आपको 9x का निकालना, तो x का मान कितना हो जाएगा 24/8, या इसको लिख सकते हैं x का मान 3, तो हमें निकालना है 9x, मतलब 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 हमारे पास 27। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, किसी संख्या का 2 गुना से 15 कम 25 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। तो कैसे लिखेंगे, माना कि वह संख्या क्या है x, अब कैसे करेंगे, संख्या का 2 गुना मतलब 2x से 15 कम -15 बराबर कितना है 25। हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हैं, किसी संख्या थी x, उसका 2 गुना 2x हो जाएगा, उससे 15 कम मतलब -15 किसके बराबर है 25 के बराबर, स्टेटमेंट में आ गया। सॉल्व करते हैं तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 25 प्लस 15, या फिर 2x बराबर हम लिख सकते हैं 25 प्लस 15 40, तो x बराबर कितना होगा 40/2, मतलब कितना आंसर आएगा 20। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यदि n और p दो विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी। तो ये बेसिक एक्चुअल में क्या थ्योरी का क्वेश्चन है, याद रखना, दो विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है, एक सम संख्या होती है। तो आपको n प्लस p खोजना है, ऑप्शन में n प्लस p कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है, तो डायरेक्ट आएगा। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आप क्या करना, कोई भी दो विषम संख्याएं मान लेना, जैसे एक आप n बराबर मान लो 3 और p बराबर मान लो आप 5, इस पे करके देख लेते हैं। ऑप्शन ए 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा np, 3 इंटू 5 15, ये विषम संख्या नहीं है, विषम संख्या हो रहा है तो गड़बड़ हो गया है। फिर करना 3 प्लस 5, ऑप्शन बी के हिसाब से 8 मिल गया, ऑप्शन बी हमारा सही है। बाकी आप चेक कर सकते हो, n इंटू पी प्लस 2 मतलब 3 इंटू 5 15 प्लस 2 कितना मिलेगा 17 मिलेगा, ये भी गलत है। और n प्लस पी प्लस 1 मतलब 3 प्लस 5 प्लस 1, ये कितना मिलेगा 9। तो बाकी तीन में आपको विषम संख्या मिलेगा, सम संख्या केवल n प्लस p होगा। तो आप थ्योरी से भी याद रख सकते हो, अदरवाइज आप वहां पे कोई भी दो विषम संख्या सोच के भी ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, यदि a इंटू बी का अर्थ है a b के दक्षिण में है, a प्लस बी का अर्थ है a b के उत्तर में है, a भागित b का अर्थ है a b के पूरब में है और a माइनस b का अर्थ है a b के पश्चिम में है, तो p भागित q प्लस r माइनस s में s q के सापेक्ष किस दिशा में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, p और q की स्थिति देखते हैं। एक डायरेक्शन के लिए, जिसको नहीं आता हल्का सा हम लोग ऐसे बना लेते हैं, ये हमारी होगी उत्तर दिशा, ये होगी दक्षिण दिशा, ये होगी पूर्व दिशा और ये होगी हमारी पश्चिम दिशा। यहाँ से शुरू करेंगे तो सबसे पहले बोल रहा है p भागित q, p भागित q का अर्थ क्या है, p q के पूरब में है। तो कैसे लिखोगे आप, ऐसे बना दो q, q के पूरब में आप किस प्रकार से दिखाओगे, यहाँ पे है p। इसके बाद है q प्लस r, प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का अर्थ है
ए बी के उत्तर में है, मतलब क्यू जो है आर के उत्तर में है, तो क्यू को आप आर के उत्तर में कुछ इस प्रकार से डाल दो। इसके बाद है आर माइनस एस, माइनस के लिए क्या बोलता है, तो ए है बी के पश्चिम में है, मतलब आर जो है एस के पश्चिम में है, तो एस के पश्चिम में आप आर को कुछ इस प्रकार से आप दिखा सकते हो, कहीं पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ऊपर नीचे हो। आपसे पूछ क्या रहा है, एस के सापेक्ष क्यू के, एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है, मतलब क्यू से आपको एस का डायरेक्शन खोजना है, ये डायरेक्शन आपको खोजना है। तो अगर हम लोग जाएंगे इस प्रकार से, ये हमारा पूरब हो सकता है, ये हमारा उत्तर, दक्षिण, और ये हमारा पश्चिम, तो ये किस में आ रहा है, दक्षिण और पूर्व के मध्य में आ रहा है हमारा एस, तो क्या होगा ये, दक्षिण पूर्व दिशा में, तो साउथ ईस्ट, ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, बोल रहे हैं यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ प्लस इस प्रकार से दिया हो तो 16 भागित 12 प्लस 4, ये एक्चुअल में क्वेश्चन रहता है हमारा बोर्ड मास का, बट पहले चिन्हों को बदलना पड़ता है। तो सबसे पहले देखते हैं भाग का अर्थ आपको क्या दे रहा है, भाग का अर्थ देता है गुणा, तो कैसे लिखोगे 16 इंटू 12, फिर प्लस का अर्थ है भाग, तो भागित 4, माइनस का अर्थ देता है प्लस, प्लस 6, और गुणा का अर्थ देता है माइनस, माइनस 8। आपको ये करना है, तो बॉड मास में सबसे पहले भाग का सॉल्व होगा, फिर गुणा होगा, फिर जोड़, फिर घटाओ, तो कर लेते हैं। तो 12 भागित 4 कितना मिलेगा 3, प्लस 6 माइनस 8, अब गुणा लगेगा तो 16 इंटू 3 48, प्लस 6 माइनस 8, अब प्लस माइनस कर सकते हो, तो 48 माइनस 8 कर लेते हैं 40, प्लस 6, कितना आंसर आएगा 46, ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। फिर क्वेश्चन आ रहा है, ए बी का मित्र है तथा बी सी का मित्र है, तो निष्कर्ष बता रहा है ए सी का मित्र है, मतलब ए जो है बी के साथ दोस्ती रखता है, आप ऐसे मिला लो, ए बी के साथ दोस्ती रखता है, और बी जो है सी के साथ दोस्ती रखता है। आपसे पूछ क्या रहा है, ए सी का मित्र है क्या, तो पहले वाले में क्या दिख रहा है, ए सी नहीं मिले हैं, तो नहीं हो सकता। एक और डायग्राम बन सकता है, ए बी का मित्र है इस प्रकार से, और बी जो है सी का मित्र है, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर आप जनरली समझोगे, अगर ये डायग्राम से समझ में नहीं आता, आपका कोई दोस्त होगा ऐसा जिसके आपके दो म्यूचुअल फ्रेंड होंगे, मान लो राम श्याम का मित्र है और श्याम जो है मोहन का मित्र है, तो ऐसा हो सकता है राम और मोहन में बात होती हो, तो राम मोहन हो सकता है मित्र हो, और ये भी हो सकता है राम और मोहन मित्र नहीं हो। तो ऐसे केस में ये भी हम नहीं बता सकते है या नहीं, और ना ही ये भी बता सकते हैं कि नहीं है, मतलब है भी ये भी हो सकता है, नहीं है ये भी हो सकता है। तो ऐसे केस में सबसे अच्छा क्या रहेगा आंसर देना, अनिश्चित है, हम नहीं बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षा में सुधीर का स्थान ऊपर से 14वां तथा पंकज का नीचे से 18वां है, यदि सुधीर का स्थान नीचे से 26वां है तो ऊपर से पंकज का स्थान क्या है, तो कैसे करोगे, एक लिस्ट बना लेते हैं, एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, पंक्ति वाला क्वेश्चन है ये, इसमें आपको पहले सुधीर को डाल देते हैं, सुधीर जो है ऊपर से आता है 14वें नंबर पे और नीचे से आता है 26वें नंबर पे, तो सुधीर की जो पोजीशन है ऊपर से 14वां नीचे से 26वां है, जबकि पंकज जो है, इसको सुधीर को ऐसे लिख देते हैं, जबकि पंकज जो है नीचे से 18वें स्थान पे है, तो पंकज यहाँ कहीं होगा, हमें नहीं पता कहाँ है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं 18वें स्थान में है। हम लोग करते कैसे थे, अगर पंक्ति पे है तो अगर कुल संख्या को हम n माने, यदि कुल बच्चों की संख्या हम n माने, तो कैसे होता था, अप प्लस डाउन बराबर n प्लस वन, ऐसे रहता था, लेफ्ट प्लस राइट प्लस बराबर n प्लस वन, वैसे अप प्लस डाउन बराबर n प्लस वन। तो सुधीर के केस में कैसे देखेंगे हम लोग, 14 प्लस 26 हमें किसकी वैल्यू देगा, n प्लस वन की, तो निकाल लेते हैं, 6 4 10 और 2 2 4, तो n प्लस वन का मान आता है हमारे पास 40, बच्चों की संख्या 39 होगी, हमें उससे मतलब नहीं है फिलहाल। बोल रहा है पंकज का स्थान ऊपर से कितना है, तो पंकज के लिए कैसे लिखेंगे, अप प्लस 18 बराबर n प्लस वन, मतलब अप प्लस 18 बराबर 40, तो यहाँ से अगर हम लोग निकाले अप से कितना होगा, तो 40 माइनस 18, 40 में से 18 घटा दो तो 10 में से 8 गया 2 और 3 में से 1 गया, तो आपका मिलेगा 2, तो ऊपर से उसका स्थान कौन सा होगा, 22वां, ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक घड़ी 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है, इसे दोपहर 12 बजे सही किया जाता है, तो 4 बजे या 4 एएम पर कितना समय दिखाएगी, तो कैसे करेंगे, एक एक नियम से बनाते हैं, कैसे लिखेंगे, घड़ी जो है 24 घंटे में 15 मिनट आगे जा रही है, ऐसे 15 मिनट आगे हो रही है,
तो 1 घंटे में कितना मिनट होगी? 1 घंटे में होगी 15/24 मिनट। इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है, 15/24 ऐसे ही रहने देते हैं। अब दोपहर 12 बजे ठीक कर रहा है तो 4 बजे कितना समय बचाएंगे? तो हम लोग कर लेते हैं, दोपहर 12 से 4 बजे तक मतलब 12 PM से 4 AM में कितने घंटे होते हैं, हम ये निकाल लेंगे तो बन जाएगा। तो कितने घंटे होंगे? दोपहर 12 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक 12 घंटे, प्लस सवेरे 4 बजे तक 4 घंटा, मतलब 16 घंटे में। घड़ी को ठीक करने के बाद 16 घंटे हुए, तो 16 घंटे में वो कितना आगे पूछेगी, तो वही पूछ रहा है। 1 घंटे में हम निकाल लिए हैं, तो 16 घंटे में देख लेते हैं कितना आगे बढ़ेगी। 16 घंटे में कितना बढ़ेगी? 15/24 × 16, यहाँ से कर लेते हैं, 8 से काट देते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 एकम 3, तीनों पचे 15, 5 × 2 कितना हो जाएगा? 10 मिनट घड़ी आगे होगी। तो 4 बजा था तो घड़ी में कितना दिखेगा? 4:10। ऑप्शन ए होगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? तो कैसे है? GDFCE, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं, GDFCE, इसके बाद क्या आएगा? तो कैसे दिख रहा है आप देखो, जी से हम लोग कोशिश करते बनाने की, तो यहाँ से पकड़ोगे तो F से G एक बार में दिख रहा है, E से F, मतलब क्या हो रहा है? एक एक अक्षर छोड़ के जा रहा है। E से F, F से G, ऐसे यहाँ पे जा रहा है। D से C, और C के पहले क्या आता है? B। यहाँ पे क्या आना चाहिए हमारा? B। ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट श्रृंखला की तरफ बढ़ते हैं। सेम पूछ रहा है क्वेश्चन की क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? लिखा है IDYTO, कैसे करेंगे? इसको भी मिलाने की कोशिश करते हैं। IDYTO, तो इसमें देखते हैं डी से EFGH छोड़ के क्या आता है? आई आता है। वैसे टी से देखते हैं तो UVWX छोड़ते तो वाई आता है, तो 4 अक्षर बाद छोड़ के आता है। तो ओ से ऐसा लेटर खोजना है जिसके बाद 4 अक्षर है, तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी ऑप्शन दिया लिख देते हैं। जैसे जे पकड़ लेते हैं, तो जे के बाद क्या आता है? KLMM दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे चे रखते हैं तो KLMM, 4 का गैप बनता है, फिर वो आता है, तो क्या रखना सही होगा? जे रखना सही होगा। ऑप्शन बी होगा हमारा करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। बोल रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा? सिमिलर क्वेश्चन है। कैसा है? डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाद टी है, आर है, ओ है, एम है और जे है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। इसको बनाने के लिए कैसे करते हैं देखते हैं। डब्ल्यू से टी कितना दूर है? तो टी से लिख देते हैं यू और वी, यू वी के बाद क्या आता है? डब्ल्यू। जबकि आर के बाद क्या आता है? एस, और एस के बाद आता है टी। तो पहले 2 का गैप फिर 1 का गैप, इसको चेक कर लेते सही जा रहा है क्या। ओ के बाद देखते हैं पी और क्यू छोड़ के आता है आर, बिल्कुल सही है। ऐसी एम के बाद एन छोड़े आता है ओ। फिर देखते हैं जे के बाद के एल छोड़ के आता है एम, मतलब क्या है? पहले 2 छूट रहा है, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, तो अब कितना छूटेगा? 1 छूटेगा। तो ऐसा कोई अक्षर यहाँ पे क्या होगा? आई छूटेगा। तो आई के बाद जे, तो क्या आएगा? एच, एच के बाद आई और आई के बाद जे। ऑप्शन सी होगा हमारा सही आंसर। तो इतना ही था आज के लिए। हम लोगों को, अगर आपको और चाहिए होगा तो हम लोग 2018 का सॉल्व कर लेंगे। इसके अलावा अगर लगता है तो इसके लैंग्वेज पोर्शन को भी हम लोग देख लेंगे कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है। तो आप बताइएगा कमेंट में, अगर आपको लगेगा तो हम लोग इसके आगे भी सॉल्व कर देंगे।